हेलो स्टूडेंट्स, हम साइंस का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, जिसके हमने 2 वीडियो देख ली थी। आज की वीडियो में हम आगे का चैप्टर करेंगे। कल हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की थी स्टूडेंट्स। उसमें हमने कुछ रिएक्शन की थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। फर्स्ट रिएक्शन हमने की थी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ। फिर हमने रिएक्शन की थी वाटर के साथ। उसके बाद हमने रिएक्शन की थी एसिड्स के साथ। आज हम करेंगे रिएक्शन विथ बेसिस, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखेंगे। एक्टिविटी 4.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। केयर शुड बी टेकन दैट पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल्ड विद अ प्लास्टिक स्पैचुला। ये कह रहा है कि जब भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाओ तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स हैं, जो टुकड़े हैं, वो आपको प्लास्टिक स्पैचुला की मदद से ही उठाने हैं, हाथ से नहीं उठाने। प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3-4 पैलेट्स ऑफ इट इन 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फ्रेश सॉल्यूशन बनाना है। कैसे बनाना है स्टूडेंट्स? 3-4 पीस लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसको 5 ml वाटर में डिसॉल्व कर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इनटू इट, उसके अंदर एक एल्यूमिनियम का फॉयल डाल देना है। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली। अब एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो दोनों की क्या रिएक्शन होगी ये चेक करने के लिए हम एक बर्निंग मैचस्टिक लेके जाएंगे टेस्ट ट्यूब के माउथ के नज़दीक और ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डज़ द पॉप साउंड इंडिकेट? जो पॉप साउंड है वो क्या इंडिकेट करता है? हमें पता है कि अगर जो कोई भी गैस है वो पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट होगी, इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इस तरह मेटल्स बेस के साथ भी सेम रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस आर कॉम्प्लेक्स, पर नॉन मेटल्स के साथ बेस की रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन that you performed in class 7th. Let us observe some more reaction of that kind. आपने बेटा क्लास 7th में एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपने क्या किया था? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेके उसके अंदर आयरन की नेल्स डाल दी थी, ठीक है। कुछ देर के बाद जब रिएक्शन होगी तो आयरन की नेल के ऊपर कुछ डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि वो बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा। यानी जो सल्फेट था वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से अलग होकर आयरन के साथ अटैच हो गया और कॉपर अलग रह गया और आयरन सल्फेट बन गया। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जिसमें कि जो मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट है वो वीक वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। अब जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उसने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को तो हटा दिया और उसकी जगह ले ली। इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 4.8 देखिए। टेक 500 मिलीलीटर बीकर्स एंड लेबल दैम A, B, C, D एंड E। 5 आपको बीकर्स ले लेने हैं 100 ml ईच, और उनको लेबल कर देना है बच्चों A, B, C, D एंड E। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। हर बीकर में आपको लगभग 50 ml ऑफ वाटर लेना है। डिज़ोल्व इन ईच बीकर अ टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एट इंडिकेटेड इन फिगर 4.6। आपको 4.6 फिगर में कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं, वही सब्सटेंस आपको हर बीकर में डालने हैं। यानी कि पानी तो सब में 50 ml लेना है। उसके बाद देखिए, जैसे फर्स्ट बीकर में आपको डालना है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल। फर्स्ट में क्या डालना है आपको? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल। दूसरे बीकर में आपको डालना है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल, आयरन के टुकड़े डालने हैं। तीसरे में आपको क्या डालना है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स, जिंक सल्फेट्स के साथ कॉपर की टर्निंग डालनी है। और फोर्थ के साथ हमने क्या डालना है? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग, आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग। फिफ्थ में आपको क्या डालना है? जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल, जिंक सल्फेट प्लस
आयरन नेल। यानी कि हमने एक तो मेटल डाल दिया और एक कंपाउंड डाल दिया। हर बीकर में एक तो सॉल्यूशन डाला है और साथ में एक मेटल डाला है। उसके बाद क्या कह रहा है, कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। बीकर्स को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड यानी कि बिना छेड़े छोड़ दो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है वो आप अपनी नोटबुक में नोट करो। देखिए आपकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी। फर्स्ट केस में बीकर ए में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल है। जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा स्ट्रोंग है, ज़्यादा रिएक्टिव है। इस रिएक्शन में देखिए जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कि कॉपर अलग रह जाएगा और जिंक सल्फेट के साथ सॉल्यूशन बना देगा। इसी वजह से इसका कलर चेंज हो गया। एक बीकर में देखिए कलर चेंज है। अब आते हैं बी बीकर पे। बी बीकर में हमने क्या डाला था, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल। अब जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो वो क्या बना देगा, कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट और कॉपर को अकेला छोड़ देगा। देखिए सॉल्यूशन का कलर फिर से चेंज हो गया, ब्लू से ग्रीन कलर हो गया। थर्ड हमारे पास था जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब हमें पता है जिंक कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना कि कॉपर, इसीलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। डी में देखिए आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब हमें पता है कॉपर आयरन से स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। बीकर ई में देखिए जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल। अब आयरन क्या है, जिंक से स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, बताइए। नहीं, जिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ई में भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। देखिए क्या है, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स। क्या बदलाव दिखे आपको अलग अलग बीकर्स के अंदर। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन अ एक्वा सॉल्यूशन। आपने पढ़ा हुआ है कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड में से एक सॉल्यूशन फॉर्म में। इन बीकर ए, फर्स्ट बीकर में जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker। जिसके कारण ही जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो ख़त्म हो जाएगा और एक रेड कलर का हमें कॉपर का जो मास है वो बॉटम में दिखाई देने लगेगा। रिएक्शन आपको दिखा रखी है, देखिए जो ब्लू कलर था वो फिनिश हो गया और नीचे बॉटम में हमें जो कॉपर का रेड कलर है वो दिखाई देने लगेगा। रिएक्शन आपकी ये है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो बन गया जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर। आप बीकर बी में भी सिमिलर मैनर से रिएक्शन कर सकते हो। ए और बी की समझ आ गई, पर सी डी ई में कोई चेंज क्यों नहीं हुआ। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in copper E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. हमने C beaker में कोई चेंज नहीं दिखा, इसका मतलब कि जो कॉपर है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। पर क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक से वीक है। रिमेंबर दैट साइंस इज़ नॉट आर्बिट्रेरी। साइंस कोई भी आर्बिट्रेरी नहीं है। इट फॉलोज, मतलब साइंस अपने मन से कुछ नहीं करती, ये कुछ रूल्स और कुछ फैक्ट्स हमेशा फॉलो करती है। और रूल यहाँ पे क्या है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से। जिंक आयरन और कॉपर दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक तो इनको डिस्प्लेस कर सकता है आयरन और कॉपर को, पर आयरन और कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ये लाइन अंडरलाइन करनी है आपको। A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal cannot replace a more reactive metal. एक strong metal, reactive metal लेस वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, पर लेस वाला मोर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता।
Now you can understand why there is no displacement reaction in beakers D and E also. तो आपको पता चल गया होगा कि C, D, E तीनों बीकर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं हुई थी. कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर. क्या जिंक, आयरन और कॉपर में से आप बता सकते हो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम? यस, हम बता सकते हैं. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, उसके बाद आयरन है और तीसरे नंबर पे कॉपर है. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक, फिर आयरन और लास्ट में कॉपर. लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellite, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. ये सारे आपको metals के यूज़ दे रखे हैं कि metals कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं. क्यों यूज़ होते हैं इन सारी जगह पे? क्योंकि metals हार्ड होते हैं. metals हार्ड होते हैं और मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स लश्रियस है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है. तो इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही मेटल्स ये सब चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स. कुछ नॉन मेटल्स के यूजेस भी आपको पता है. हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस. नीचे कुछ देखिए, ये जो मैंने अंडरलाइन की है रेड लाइन से, ये तो मेटल्स के यूज़ हो गए. और अब क्या होगा? नॉन मेटल्स के यूज़ हम पढ़ेंगे इसमें. We are sure that you will guess them right. कुछ नॉन मेटल्स की यूज़ है. देखिए, नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग. देखिए, हम सांस लेने के लिए कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल है. तो नॉन मेटल हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें से एक हम इनहेल करते हैं अपनी ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए. दूसरा, नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. नॉन मेटल्स फर्टिलाइज़र में यूज़ होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए. कौन सा नॉन मेटल्स है जो फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है? नाइट्रोजन. नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. नॉन मेटल पानी को साफ़ करने के लिए भी यूज़ होता है. कौन सा नॉन मेटल होता है? क्लोरीन. नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक. नॉन मेटल एक पर्पल कलर की सोल्यूशन में भी यूज़ होता है जो कि वाउंड्स यानी कि चोट पे लगाया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक, यानी कि दवाई के रूप में भी यूज़ होता है. नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन क्रैकर्स. नॉन मेटल्स क्रैकर्स यानी कि पटाखे बनाने में भी यूज़ किया जाता है. यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ और यूजेस भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिख सकते हो. तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म. ये जो येलो बुक्स में आपको दे रखा होता है ये आपको खुद से रीड किया करो ताकि आपको चैप्टर अच्छे से और भी समझ आए. तो अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगी, उसे आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और लर्न कर लेना और इस वीडियो को ध्यान से समझना. थैंक यू.